हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नज़मा बानो। वीडियो लेक्चर क्लासेस में हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू दोनों स्टेटमेंट प्रोग्राम के फ्लो को ऑल्टर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन दोनों ही स्टेटमेंट को हम मोस्टली लूप के अंदर यूज़ करते हैं और मोस्टली किसी कंडीशन के साथ इनको यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब मैं पहले आपको ब्रेक की सिंटेक्स, ब्रेक का फ्लो डायग्राम, आफ्टर दैट कंटिन्यू की सिंटेक्स एंड कंटिन्यू का फ्लो डायग्राम बताऊंगी और उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिकल लिया है जिसके थ्रू ब्रेक और कंटिन्यू की वर्किंग एक्सप्लेन हो जाएगी आपको क्लियरली कि जब हम ब्रेक यूज़ करते हैं तब क्या आउटपुट आता है और जब हम कंटिन्यू को यूज़ करते हैं उस केस में क्या आउटपुट आता है। तो जब भी हमें ब्रेक को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना होता है हम सिंपली स्मॉल लेटर्स में ब्रेक लिखते हैं और उसके बाद सेमीकोलन को लगाया जाता है। अगर हम ब्रेक को फॉर लूप के अंदर यूज़ करते हैं तो हम पहले फॉर लूप का सिंटेक्स लिखते हैं, देन बॉडी ऑफ लूप लिखते हैं, फिर ब्रेक के लिए जो कंडीशन है, जो इफ़ कंडीशन है, वो कंडीशन लगाई जाती है और देन हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हम वाइल लूप में यूज़ कर रहे हैं तो वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, जो वाइल की बॉडी है वो लिखते हैं, ब्रेक के लिए जो कंडीशन लगाई जाने वाली है वो कंडीशन लगाते हैं एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट, और आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ बॉडी ऑफ लूप, जो बाकी की रिमेनिंग बॉडी है लूप की वो लिखी जाती है। अगर हम ब्रेक को फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करें उस केस में लूप बॉडी एग्जीक्यूट होना शुरू होती है और जैसे ही इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा और जो नॉर्मल रिटर्न है लूप का वो चलता रहेगा, यानी नेक्स्ट कंडीशन चेक होती रहेगी और लूप अपना नॉर्मल वर्क करता रहेगा। लेकिन अगर इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू आती है उस केस में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो लूप को वहीं पर टर्मिनेट कर देगा और जो लूप बॉडी से जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंटिन्यू के सिंटेक्स की। तो कंटिन्यू को भी सेम हम ब्रेक की तरह ही लिखते हैं, स्मॉल केस में कंटिन्यू सेमीकोलन, और इसको फॉर लूप और वाइल लूप दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल लूप में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इसकी फ्लो चार्ट देखें तो यहाँ पर देखिए, पहले लूप बॉडी स्टार्ट हुई एग्जीक्यूट होना, देन जो कंडीशन लगाई थी हमने कंटिन्यू के लिए वो चेक होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल जो लूप की वर्किंग थी वो चलती रहेगी। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है उस केस में ये जंप कर जाएगा नेक्स्ट इटरेशन को चेक करने के लिए। अगर हम फॉर लूप और वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो ये जंप कर जाएगा नेक्स्ट इटरेशन की जो कंडीशन है वो चेक करने के लिए, और अगर हम डू वाइल यूज़ कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक, ये मैंने एक फॉर लूप लगाया है आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक, और मैं आई को +1 से इंक्रीमेंट कर रही हूँ। लूप बॉडी में मैंने लिखा है प्रिंट एफ आई, इफ़ आई इक्वल्स टू 3 देन ब्रेक एंड प्रिंट आई इंटू 2। सो इस केस में आई इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आउटपुट आएगा, सबसे पहले प्रिंट होगा आई यानी कि 1, उसके बाद कंडीशन चेक होगी आई इक्वल्स टू 3 वाली, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आई हमारा 1 है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा आई इंटू 2, तो स्क्रीन पर आ जाएगा 1 2। आफ्टर दैट आई इक्वल्स टू 2 के लिए जब आउटपुट आएगा तो आ जाएगा 2 एंड आई इंटू 2 4। 3 के लिए हम जब चेक करेंगे तो प्रिंट एफ हो जाएगा आई यानी कि 3, और उसके बाद कंडीशन चेक होगी, जो कंडीशन आ जाएगी हमारी ट्रू। ट्रू मीन्स कि अब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि वो लूप को यहीं पर टर्मिनेट कर देगा और जो जस्ट लूप के नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा था उस पर उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा यहाँ पे 3 के बाद कोई आउटपुट नहीं आएगा, यानी कि ना तो जो आई इक्वल्स टू 3 वाला इटरेशन था वो आगे एग्जीक्यूट होगा, ना ही 4 और 5 वाले इटरेशन एग्जीक्यूट होंगे। जहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ वहीं पर लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा।
इन केस ऑफ कंटिन्यू अगर हम सेम यही एग्जांपल को लें और इफ़ आई इक्वल्स टू 3 के लिए ब्रेक की जगह हम कंटिन्यू यूज़ करें, तब हमारा आउटपुट क्या होगा? जब i इक्वल्स टू 1 के लिए एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 एंड 2 एज इट इज़ आउटपुट आएगा। i इक्वल्स टू 2 के लिए 2 और 4 आ जाएंगे। लेकिन i इक्वल्स टू 3 के लिए देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, प्रिंट एफ आई, तो 3 स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। देन कंडीशन चेक हुई इफ़ i इक्वल्स टू 3, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। ट्रू मीन्स कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो कंटिन्यू इस करंट इटरेशन को यहीं टर्मिनेट कर देगा और जंप कर जाएगा i इक्वल्स टू 4 वाले इटरेशन पे। यानी कि अब ये i इक्वल्स टू 4 वाली कंडीशन चेक करेगा, तो ये प्रिंट करेगा 4 एंड देन 8, आफ्टर दैट 5 एंड देन 10। तो कंटिन्यू के केस में इसने लूप को टर्मिनेट नहीं किया, बल्कि जिस इटरेशन में कंटिन्यू स्टेटमेंट आया उस इटरेशन को टर्मिनेट कर देता है और नेक्स्ट इटरेशन पे जंप करता है। यहाँ पर मैंने सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया है सी के कंपाइलर में, टर्बो सी कंपाइलर में। तो अगर हम देखिए इस जो प्रोग्राम मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उसको अगर ब्रेक के लिए हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट वही आएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि किस तरीके से ब्रेक की वर्किंग है। और यहाँ पे i इक्वल्स टू 3 के लिए लूप टोटली टर्मिनेट हो गया है, आगे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन जब हम इस ब्रेक स्टेटमेंट को रिप्लेस कर देते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट से, उस केस में जो हमारा आउटपुट है वो देखिए उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। वो आउटपुट सिर्फ उसमें 3 इटरेशन के लिए जो रिमेनिंग बॉडी बची थी लूप की वो स्किप कर दिए और नेक्स्ट इटरेशन पे नॉर्मली जो लूप था वो कंटिन्यू रहेगा। सो हम एक समरी निकाल सकते हैं इन दोनों की कि जो ब्रेक और कंटिन्यू होता है वो दोनों ही लूप में यूज़ किए जाते हैं और दोनों ही जंप करते हैं। जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो लूप को टर्मिनेट करके जंप करता है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जो बॉडी ऑफ लूप को नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करता है उस पर जंप करता है, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट टर्मिनेट करता है करंट इटरेशन को और डायरेक्टली प्रोसीड करता है नेक्स्ट इटरेशन पे। ब्रेक को हम स्विच केस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू को केवल हम लूप्स के साथ यूज़ करते हैं।